हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लास्ट 1 ईयर का जो भी करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसको सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो जो भी न्यूज में रहा है लास्ट 1 ईयर में उसको देखते हैं। टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहला जो न्यूज में रहा था वो था आपका इंडिया का पहला जीन एडिटेड सिप, इंडिया फर्स्ट जीन एडिटेड जो है वो जो एनिमल है वो शिप है, और किसके द्वारा ये किया गया है, तो ये कश्मीर यूनिवर्सिटी। ठीक है, कश्मीर यूनिवर्सिटी। ठीक है, और जो इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जीन एडिटिंग के लिए वो है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक तरह का जीन एडिटिंग सीजर है। जीन को कट करने के लिए जो सीजर का जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ये वही है, और इस पर क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका जो न्यूज में था रहा है इसी से रिलेटेड, वो है आपका बिरसा। ठीक है, बिरसा 101। ये क्या है, ये इंडिया का पहला इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस CRISPR CRISPR बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी है, जीन एडिटिंग थेरेपी है। ठीक है, और ये क्या चीज को ट्रीट करने के लिए, तो ये सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करने के लिए है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करने के लिए है बिरसा 101, और ये भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा ये जो है बिरसा 101, ये जो नाम जो दिया गया है इसके पीछे कुछ रिलेवेंस है। आपका जो ये जो नाम जो दिया गया है ये डेडिकेटेड है तो भगवान बिरसा मुंडा, तो भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, जो कि मुंडा रिवॉल्ट के जो पायनियर थे, और ये आपका भगवान बिरसा मुंडा का 105th बर्थ एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ है 2025 में, बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, इसलिए अच्छा अब सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। देखिए, जैसे सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक तरह का हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो ह्यूमन का जो व्हाइट ब्लड सेल है वो सिकल शेप का हो जाता है। सिकल का मतलब इस तरह का। ठीक है, जो शेप होता है वो इस तरह का हो जाता है, जिसके कारण की जो आपका जो ब्लड सॉरी जो ऑक्सीजन है इसका फ्लो नहीं हो पाता है क्लियर। ठीक है, और इसके कारण जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड वेसल का वो रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड वेसल का। ठीक है, और ये हेरिडिटरी भी है। ठीक है, फिर है और इसके लिए टारगेट रखा गया है इसको एलिमिनेट करना है, 100% एलिमिनेट करना बाई 2047। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज में रहा है वो है आपका ग्लो कैस9। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका ग्लो कैस9 जो है ये आपका एक तरह का इसमें आपका डिप जो है, डिप सी श्रिम्प जो होता है। ठीक है, श्रिम्प जो है एज अ सी फूड यूज किया जाता है। इसका जो है इसी का फ्रेगमेंट को यूज किया गया है। ठीक है, इसी का फ्रेगमेंट को यूज किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं नैनो लूसीफेरेज फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और इस ये जो कंपोनेंट है इसके बॉडी से निकाला गया है, और इसी से बायोटेक का यूज करके एक जीन एडिटिंग के थ्रू ये डेवलप किया गया है। ठीक है, ग्लोकैस9। ठीक है, एपी जीनोम एपिजीनोम एडिटिंग एपिजीनोम एडिटिंग ये क्या है, ये आपका जैसे जो और जो अदर देन जो जीन एडिटिंग जो कॉन्सेप्ट है उसमें जीन को का जो एडिटिंग होता है उसमें डीएनए को काटा जाता है। ठीक है, डीएनए का कटिंग होता है, जिस पोर्शन को का जरूरत नहीं है उस पर्सन को काट दिया जाता है। तो जैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए क्रिस्पर कैस9 का यूज होता है। क्रिस्पर कैस9 जो है वो यही है, जीन एडिटिंग टूल है। ठीक है, तो इसी का जिस तरह इसमें डीएनए का कटिंग होता है वैसे इसमें जीनोम एडिटिंग में उस तरह का नहीं है। ये भी एक ये भी एक जीन एडिटिंग का ही टेक्निक है, लेकिन इसमें आपका डीएनए का कटिंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें मॉडिफाई कर दिया जाता है, इसमें मॉडिफाई किया जाता है आपका जो एपिजीनोम है उसको।
ठीक है, जो एपिजीनोम है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, अब देखते हैं कि एपिजीनोम जो है ये है क्या। एपिजीनोम जो है ये केमिकल कंपाउंड है। ये क्या है, तो ये केमिकल कंपाउंड है जो कि मॉडिफाई करता है या फिर रेगुलेट करता है जीन के एक्सप्रेशन को। ठीक है, जीन के एक्सप्रेशन को। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये भी न्यूज में रहा है इसी चीज को लेकर। ठीक है, और ये जो ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे ये हटकर है एपिजीनोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, ये आपका जीएम क्रॉप से रिलेटेड, जीएम क्रॉप से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग के मेंबर जो है उन्होंने जो एडिबल ऑयल है, ठीक है, एडिबल ऑयल्स का सेल्फ सफिशियंसी के लिए, इसका सेल्फ सफिशियंसी के लिए, ठीक है, इसका सेल्फ सफिशियंसी के लिए जो जीएम क्रॉप्स, जो जीएम क्रॉप्स जो है उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया, एडवोकेट किया है। मतलब हुआ कि अभी एज ऑफ नाउ होता क्या है, इंडिया में जो एडिबल ऑयल है, मोर देन जो 60% एडिबल ऑयल है ये इंपोर्ट होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो है ये पाम ऑयल है। ठीक है, पाम ऑयल है, तो ये इंपोर्ट होता है। तो इस चीज का सेल्फ सफिशियंसी को इंश्योर करने के लिए जो नीति आयोग के जो मेंबर हैं उनका कहना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल सीड्स, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल सीड्स को भी प्रमोट किया जाए। ठीक है, इससे होगा क्या, पहला कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। कैसे, तो क्योंकि इंपोर्ट कम होगा, पाम ऑयल या फिर जो भी है सनफ्लावर ऑयल, ये भी है, ये इसके पहला चीज। दूसरा कारण, फार्मर का इनकम बढ़ेगा, फार्मर्स इनकम। ठीक है, और तीसरा चीज जो है ये हेल्थ को इंश्योर करेगा। ठीक है, हेल्थ को इंश्योर करेगा क्योंकि सेल्फ सफिशियंसी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका इससे रिलेटेड हो गया। फिर आपका, अच्छा, एज ऑफ नाउ अभी तक जो है ये आपका इंडिया में सिर्फ एक ही क्रॉप को जो है ये अप्रूव किया गया है, वो है बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन को अप्रूव किया गया है, अप्रूव किया गया है सिर्फ बीटी कॉटन को। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए कॉमर्शियल स्केल पर। जबकि बीटी ब्रिंजल जो है, बीटी ब्रिंजल जो है ये जो है ये अभी आपका इसको एक समय जो है ये जीईएसी जो है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी जो है ये इसको एक समय क्लैरिफिकेशन, सॉरी, इसको एक समय गो थ्रू मिल गया था प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इस चीज पर फिर रोक लग गया है। ठीक है, तो अभी तक जो है ये बीटी कॉटन को प्रॉपर कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए मिल चुका है। ठीक है, उसी तरह अभी न्यूज में था आपका जीएम मस्टर्ड, ठीक है, जिसका नाम था डीएमएच 11। ठीक है, तो ये सारा न्यूज में था। ठीक है, और ये भी अभी अप्रूव नहीं हुआ फाइनली, ये भी फाइनली अभी कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अप्रूव नहीं हुआ। जो अभी अप्रूव हुआ वो सिर्फ बीटी कॉटन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, तो है आपका, अच्छा, ये जो है आपका ये जो एडिटिंग होता है ना, सॉरी, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होता है, ठीक है, क्रॉप्स के लिए, जहां तक क्रॉप्स का बात है, तो इसके लिए आपका जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एसडीएन, मतलब साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें, जैसे SDN1 है, फिर SDN2 है, और SDN3 है। ठीक है, इसमें डीएनए का, इस केस में जो SDN1 जो है इसमें साइड डायरेक्टेड जो म्यूटाजेनेसिस जो होता है, इसमें डीएनए का सीक्वेंस को यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें डीएनए सीक्वेंस का यूज होता है, इसमें डीएनए सीक्वेंस का यूज होता है, और इसमें डीएनए सीक्वेंस का यूज नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो है जैसा कि नाम है साइड डायरेक्टेड, इसमें क्या होता है, साइड डायरेक्टेड वाले में इसमें डीएनए का सीक्वेंस का जो टेम्पलेट होता है, जो डीएनए होता है वो उसका लार्ज डीएनए, इसको समझिए, ये लार्ज डीएनए सीक्वेंस इंसर्ट किया जाता है यूजिंग डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, ठीक है, टेम्पलेट। चलिए, अच्छा, इसमें से और जो है ये जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जीईएसी जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी जो है, ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का जो लॉ है, ये उसके अंदर में है ये बॉडी। ठीक है, जो रूल जो फ्रेम किया जाता है जेनेटिकली, इसका इसका ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में किया जाता है। और ये जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में है। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट जो न्यूज में है वो है आपका जीनोम एडिटेड राइस। ठीक है, जीनोम एडिटेड राइस। ठीक है, पहले ये, इससे पहले बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा।
जो जीनोम एडिटिंग जो है ना, जैसे अभी बताया, जीनोम एडिटिंग जो है ये आपका दो तरह से होता है। पहला जो है जिसमें कि कोई भी फॉरेन डीएनए का इंट्रोडक्शन नहीं होता, नो फॉरेन इंट्रोडक्शन, नो फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसमें कोई भी फॉरेन डीएनए का को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। दूसरा जो है इसमें फॉरेन डीएनए का इंट्रोडक्शन होता है, और जब फॉरेन डीएनए को जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक, ठीक है, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। इसमें जेनेटिक जो इसका जो जीनोम है उसका मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, इस वाले में जो जीन है, क्योंकि बाहर का फॉरेन डीएनए को इंक्लूड किया जा रहा है, इसलिए इसमें जीन का मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह इसी प्रोसेस पर जीनोम जो एडिटेड जो राइस है, ये आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप किया है, इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस, ठीक है, जिसका नाम है DRR राइस 100 या फिर कमला, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कमला, ठीक है। और दूसरा नाम है पूसा, पूसा DST राइस। ये पूसा कहाँ है, तो ये आपका बिहार में था, सबसे पहला जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये बिहार में था, लेकिन अब इसको ट्रांसफर करके दिल्ली ले जाया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है, ये जो कमला जो है, ये जो जीनोम एडिटेड जो राइस है, इसके रिगार्डिंग कुछ देख लीजिए। जैसे ये जो है, ये मॉडिफिकेशन किसका है, तो ये आपका इससे पहले जो था DRR धान, ठीक है, 100 कमला, ये सब नाम है, ठीक है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस है उसका नाम है, ये इसी का क्या है, ये इसी का और जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है। और ये जो इम्प्रूव किया गया था, ये आपका जो है संबा महसूरी राइस जो होता है, संबा महसूरी राइस, इसी का इम्प्रूवमेंट है ये, ठीक है। चलिए, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पर। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये क्या है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, तो जो ये जो जीनोम इंडिया जो प्रोजेक्ट है, ये आपका DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसमें इंडिया का जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को मैप करने के लिए, ठीक है, मैप करने के लिए ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो आपका जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इंडिया का, मतलब जो अक्रॉस पॉपुलेशन, ठीक है, अक्रॉस पॉपुलेशन मतलब इंडिया के सभी रीजन से जो लोग हैं उनका जीनोम को कलेक्ट किया जाएगा और उसका एक तरह का मैपिंग किया जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोजेक्ट का नाम दिया है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको दिख रही है, ठीक है। अच्छा, ये इसका जो डाटा है, ये कहाँ स्टोर होगा, तो ये आपका स्टोर होगा इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, कहाँ है, तो फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा, क्लियर है। चलिए, तो इसी तरीके से ये एक प्रोजेक्ट है, उसी तरह और भी प्रोजेक्ट चलाया गया था जीनोम कलेक्शन और मैपिंग के लिए, जैसे उसी में दूसरा है इंडिजेन प्रोग्राम, ठीक है। और ये आपका CSIR द्वारा था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। ये इंडिजेन जो प्रोग्राम है ये CSIR का है। फिर है इसी तरह वन जीनोम इनिशिएटिव, ये किसका है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा है, ठीक है। उसी तरह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये इंटरनेशनल लेवल पर, ये इंडिया का नहीं है, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे इसमें नेशंस इन्वॉल्व है, ठीक है। उसी तरह है फिर आपका 1 लाख जीनोम प्रोजेक्ट, 1 लाख जीनोम प्रोजेक्ट, तो ये किसका है, तो ये आपका इंग्लैंड का, यूके का, ठीक है, ये इंग्लैंड का है, यूके का। फिर है आपका इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट, ये क्या है, इसमें 1 मिलियन का मतलब होगा 10 लाख है वेरिएंट्स जो है, वेरिएंट्स कहाँ के, तो इसमें कौन कौन सा जो पॉपुलेशन का जिसका जीनोम कलेक्ट किया जाएगा वो इंक्लूड है, जैसे अफ्रीकन रीजन के लोग, एशियन और यूरोपियन, ठीक है, इन सबको इसमें मैप किया जाएगा, इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट, क्लियर है। ये क्वेश्चन में हो सकता है पूछ दे। चलिए, नेक्स्ट है आपका न्यूज में
ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज में रहा है ये है आपका जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये न्यूज में इसलिए था कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जो वेक्टर बॉर्न इंसेक्ट्स है, इनके कारण जो डिजीज होता है, इसका प्रोपगेशन या इनका इसका जो इन्फेस्टेशन है इसको कम किया जा सकता है, इस तरह का थ्योरी है। ठीक है। और वेक्टर बॉर्न डिजीज का जो वेक्टर बॉर्न जो इंसेक्ट्स हैं इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे आपका मलेरियल पैरासाइट्स, मलेरियल जो पैरासाइट्स हैं, इनका इनका जो वेक्टर ये कौन है, तो मॉस्किटो है। ठीक है, मॉस्किटो है। उसी तरह आपका जो एलिफेंटाइटिस होता है, एलिफेंटाइसिस जो फाइलरेसिस होता है, फाइलरासिस होता है, ये किसके थ्रू होता है, ये फ्लाइज के थ्रू होता है। ठीक है। और ये टेप वॉर्म से आता है, टेप वॉर्म से होता है, और इसका जो वेक्टर है जो कैरी सो करता है ये फ्लाइज कैरी करता है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। ठीक है। और ये आपका इसलिए ये यूज में था, न्यूज में था। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं जो ये, अच्छा ये जो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जो है इसका मतलब क्या है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी इसका मतलब क्या है, तो ये है अ टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक टेक्निक that modifies genes to alter Mendelian inheritance। ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है। और मेंडेलियन, अच्छा मेंडेलियन जो थ्योरी है ये जो है, ये इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक जो जो पेरेंट है ये अपने ऑफस्प्रिंग को किस तरह से जीन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जो ट्रेट्स है उसको कैसे ट्रांसफर करते हैं, वो ये आपका यही मेंडेलियन थ्योरी है। ठीक है। ये कैसे आपका अपना जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग है, नेक्स्ट जनरेशन को आप जो अपना ट्रेट्स है, ट्रेट्स का मतलब होता है जो आपका जो गुण है, ठीक है, या जो आपका जो पहचान है उसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये आपका मेंडेलियन थ्योरी में है। और इसी 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 ये जो थ्योरी है ना, इसी का यूज करके कैसे आप जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस चीज को यूज किया जाता है आपका जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी में, जिससे कि अल्टर किया जा सकता है आपका जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है इसको। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज में है ये आपका है ऑर्गन ऑन चिप, ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आपका जो ड्रग डेवलपमेंट है, जो दवा बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको चेंज किया जा सकता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसमें होगा क्या कि जो सेल्स है, सेल्स आर प्लेस्ड ऑन अ चिप एंड अलाउड टू ग्रो इनटू टू ग्रो इनटू 3D structures with the help of a polymer that resembles real tissue in the human body। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं किसी का अगर किसी बॉडी में किसी पार्ट में अगर डिफॉर्मिटी आ जाता है, ठीक है, तो उस चीज का कोई एक जो सेल होता है जो जिसको हम लोग मैलिग्नेंट सेल बोलते हैं, जो कि अपने से खुद से डेवलप रिग्रो करता है, उसको क्या करेगा, एक चिप में रख दिया जाएगा और उसको खुद से छोड़ दिया जाएगा बॉडी के अंदर में उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज में था आपका आरएनए साइलेंसिंग, आरएनए साइलेंसिंग है क्या, तो ये एक जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म है, जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म है जो कि रिड्यूस करता है, दैट रिड्यूसेस जीन एक्सप्रेशन, दैट रिड्यूसेस जीन एक्सप्रेशन बाय आइदर सप्रेसिंग ट्रांसक्रिप्शन और डिग्रेडिंग स्पेसिफिक आरएनए। ठीक है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है।
इसमें होता क्या है, अच्छा ये जो टेक्नोलॉजी है, इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके जो सीएमवी जो वायरस है, सीएमवी का फुल फॉर्म होता है कुकुम्बर कुकुम्बर मोजाइक वायरस, मोजाइक वायरस। इस वायरस के कारण हो क्या रहा है कि जो बनाना प्लांटेशन है, ठीक है, बनाना प्लांटेशन का जो यील्ड है, जो आउटपुट है, ये क्या हो गया, कम हो गया है भाई 30%। ठीक है, इस वायरस के कारण इसका जो बनाना प्लांटेशन इसका यील्ड कम हो गया है। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये इसलिए न्यूज में था, आरएनए साइलेंसिंग। ठीक है, और इसमें होता क्या है, तो ये जो वायरस है ना, इसका जो जीन एक्सप्रेशन है उसको या तो सप्रेस कर दिया जाएगा और नहीं तो उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में है आपका माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए जिसको mRNA भी बोला जाता है। तो माइक्रो आरएनए है क्या, तो ये है आपका इसका जो डेफिनेशन है वो है स्मॉल नॉन कोडिंग, स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए दैट हेल्प्स, जो कि हेल्प करता है सेल्स को रेगुलेट करने में, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये नॉन कोडिंग आरएनए है। ठीक है, जो कि सेल को रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन में। चलिए, अच्छा ये जो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर वर्ड लिखे हैं इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपली ये है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन कॉपीज अ जीन डीएनए सीक्वेंस इनटू एमआरएनए। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये कॉपी करता है जीन का जो डीएनए सीक्वेंस है इसको एमआरएनए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज में था वो है आपका पैन जीनोम। ठीक है, ये क्यों न्यूज में था, तो पैन जीनोम जो चाइना का जो साइंटिस्ट लोग हैं, चाइनीज साइंटिस्ट क्रिएटेड फर्स्ट पैन जीनोम ऑफ एशियन राइस, ऑफ एशियन राइस with the help of with the help of पैक बायो हाई फिडिलिटी। ठीक है, जिसको हाई फाई भी बोला जाता है, सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या है, सॉरी ये जो है आपका हाई फाई का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम कलेक्शन ऑफ जीनोम सीक्वेंसेस फ्रॉम मेनी इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, पैन जीनोम। अच्छा पैन जीनोम का मतलब क्या है, ठीक है, पैन जीनोम का मतलब क्या है, पैन जीनोम का मतलब है कलेक्शन ऑफ जीनोम सीक्वेंस, कलेक्शन ऑफ जीनोम सीक्वेंसेस फ्रॉम मैनी इंडिविजुअल्स, फ्रॉम मैनी इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, ऑफ द सेम स्पीसीज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीनोम का जो सीक्वेंस है इसको कलेक्ट करना, पैन जीनोम का मतलब होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं डॉग एक स्पीसीज है, बहुत सारे डॉग्स का, ठीक है, बहुत सारे डॉग्स का जो जीनोम है उसको कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलेंगे पैन जीनोम। ठीक है, बहुत सारे डॉग्स का, क्योंकि डॉग एक स्पीसीज है तो बहुत सारे डॉग का जो जीनोम कलेक्शन होगा उसी को बोला जाएगा पैन जीनोम। और इसका यूज किया जाता है आपका बहुत सारा फील्ड में, जैसे एग्रीकल्चर में आप डिजीज टॉलरेंट आप दवा बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह जो प्रिसीजन मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है, किसी एक स्पेसिस के लिए अगर कोई मेडिसिन बनाना है तो आप इस टेक्नोलॉजी के मेथड से बना सकते हैं। सिमिलरली जो न्यूज में रहा है नेक्स्ट, ये है आपका शुक्र जीन। ठीक है, ये है आपका शुक्राणु से आया है, शुक्राणु से। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो ये स्पर्म के थ्रू नेमिंग पड़ा है। ठीक है, और शुक्र जीन है क्या, तो ये कंट्रोल्स अ ग्रुप ऑफ जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन्स जिनको बोला जाता है एफ बॉक्स, जो कि हेल्प करता है, विच हेल्प मैनेज प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन
डेवलपिंग हेल्दी पॉलन, और ये आपका प्लांट से है, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है ये उससे रिलेटेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है ये उसके लिए है, उसका बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में है आपका डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, या इसी को डीएनए आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, डीएनए आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डीएनए आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और इसका यूज किया गया है, इसका यूज किया गया है टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स एट रेड फोर्ट ब्लास्ट साइट, ठीक है। ये भी जो रिसेंट हुआ था लास्ट ईयर, ये उसका जो सस्पेक्ट्स है, जो विक्टिम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग का यूज किया गया है, ठीक है। अच्छा, डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए आइडेंटिफिकेशन या इसी को फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोला जाता है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। इसमें होता क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ये यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स by analyzing unique patterns in their DNA, ठीक है। और ये किस पर बेस्ड है, तो सिंस वेरिएबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स, क्योंकि एक इंडिविजुअल का जो डीएनए है वो दूसरे से अलग होगा, और इसी बेस है आपका डीएनए प्रोफाइलिंग का, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज में है आपका, सॉरी जो नेक्स्ट न्यूज में था, ये है आपका जंपिंग जीन्स का कॉन्सेप्ट, जंपिंग जीन्स, और इसका एक एग्जांपल है आपका लाइन वन क्या है, तो ये एक जंपिंग जीन है। ये करता क्या है, ये बाइंड्स, ये जो जीन है ये बाइंड्स सेल्यूलर डीएनए टू सेल्यूलर डीएनए ड्यूरिंग ब्रीफ पीरियड्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। और जंपिंग जीन का दूसरा नाम है आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, और इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए, दीज आर डीएनए सीक्वेंसेस that move from one location to another on the genome, ठीक है, ऑन द जीनोम, जो जीन का जो कलेक्शन उसको जीनोम बोला जाता है, ऑन द जीनोम, thus affecting the जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही है जंपिंग जीन, ठीक है। और जो ह्यूमंस हैं, इन ह्यूमंस मोर देन 50% ऑफ जीनोम जो है इज composed ऑफ जंपिंग जीन्स, ठीक है। ह्यूमंस में जो 50% जो जीन है ये आपका जंपिंग जीन्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज में था आपका कार्टी थेरेपी, कार्टी थेरेपी या कार थेरेपी, इसका ये दूसरा पूरा नाम जो है इसका कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ठीक है। चलिए, ये इसलिए न्यूज में था कि ये जो नेक्स्ट कार 19 जो है ना, NEX नेक्स्ट कार 19 जो है, ये इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कार्टी सेल थेरेपी है, ठीक है, कार्टी सेल थेरेपी है, जिसको कि लॉन्च किया गया है बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, ये है क्या, ये समझते हैं ये है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है क्या कार्टी सेल थेरेपी, तो ये है, इसका मतलब है कि जिस पेशेंट्स में, इसको ऐसे समझिए, इन इट पेशेंट्स टी सेल
दो तरह का सेल है, एक बी सेल और एक टी सेल। तो जो टी सेल है उसको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द ब्लड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड इन अ लैब। ठीक है। देन इसके बाद इसमें होगा क्या, इस टी सेल में, ठीक है, एक स्पेशल रिसेप्टर, एक स्पेशल रिसेप्टर, एक स्पेशल रिसेप्टर कॉल्ड कार, ठीक है, कॉल्ड कार, जिसका कि पूरा नाम है कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, इज एडेड। ठीक है, टी सेल में इसको ऐड किया जाएगा टू दीज टी सेल्स, इनेबलिंग देम, इनेबलिंग देम टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स को अटैक करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, मोर इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिवली। ठीक है। और ये जो है, ये जो कार्टी सेल थेरेपी है, इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इसी को लिविंग ड्रग भी बोला जाता है, लिविंग ड्रग। ठीक है, क्योंकि ये आपके ब्लड से टी सेल्स को निकाला जाता है और उसी में फिर सुपर इम्पोज किया जाता है एक स्पेशल कार को, मतलब जो कैमेरिक एंटीजन जो रिसेप्टर है उसको, और उसके बाद फिर उसको बॉडी में फिर इन्फ्यूज कर दिया जाता है जिससे कि वो कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज में था, ये आपका बायो इथ्री पॉलिसी, बायो इथ्री पॉलिसी। ये क्या है, ये आपका लास्ट ईयर स्टार्ट किया गया था। और बायो इथ्री का मतलब हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी, इसका पूरा पूरा जो है नाम ये है, बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ठीक है, बायो इथ्री पॉलिसी। और ये है क्या, इसको लॉन्च कौन किया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये जो है बायो इथ्री पॉलिसी जो है, इसी के अंडर में, इसी के अंडर में इंडियाज फर्स्ट जो है नेशनल बायो फाउंड्री, नेशनल नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क को डेवलप किया गया है। ठीक है, ठीक है। बायो फाउंड्री का मतलब क्या, अच्छा फाउंड्री का मतलब क्या है, जो मैकेनिकल वाले हैं वो इस चीज को समझ लेते हैं। फाउंड्री एंड फोर्जरी, फाउंड्री का मतलब होता है किसी भी चीज को ढालना, फाउंड्री। ठीक है, या फिर ये आपका मटेरियल साइंस का कॉन्सेप्ट है फाउंड्री का। उसी तरह बायो मतलब लिविंग सेल्स का जो फाउंड्री होता है उस चीज को बायो फाउंड्री नाम दिया गया है। और बायो फाउंड्री का मतलब क्या है, ये एक तरह का ये आपका ऑटोमेटेड फैसिलिटी है, ऑटोमेटेड फैसिलिटी दैट रैपिडली, दैट रैपिडली डिजाइन्स, builds and optimizes engineered organisms, engineered organisms by integrating, by integrating DNA synthesis। ठीक है, या फिर जीन एडिटिंग के थ्रू, जीन एडिटिंग। ठीक है, ये आपका ये न्यूज में था बायो इथ्री पॉलिसी। सॉरी। नेक्स्ट जो है, ये आपका डाइवर्स एपिजेनेटिक, एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, इसका शॉर्ट नेम है डीप प्रोजेक्ट, डीप प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये इंडिया, ये इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, इसमें इंडिया का भी पार्टिसिपेशन है। ठीक है। और एपिजेनेटिक का मतलब क्या होता है, एपिजेनेटिक का मतलब क्या होता है, पहले इसको देख लीजिए। एपिजेनेटिक, इसी से फिर आपका क्लियर हो जाएगा डाइवर्स एपिजेनेटिक का मतलब। पहले एपिजेनेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ हाउ योर बिहेवियर एंड एनवायरमेंट, एंड एनवायरमेंट, स्टडी ऑफ हाउ योर बिहेवियर और एनवायरमेंट कैन कॉज चेंजेस that affect, that affect the way your genes respond or work। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल due to environmental exposure, one might get irritated,
ठीक है, ये आपके जीन को कैसे अफेक्ट करता है, ये जो स्टडी है इसी चीज को बोला जाता है एपिजेनेटिक। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसी का डाइवर्स स्टडी किया जा रहा है, डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल जो लंदन में है उसके द्वारा चला जा रहा है, इसमें इंडिया भी एक मेंबर है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी अब कंप्लीट होगी। अब हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी लास्ट 1 ईयर में न्यूज में रहा है उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है एजेनेटिक एआई। एजेनेटिक एआई, ठीक है, एजेनेटिक एआई का मतलब होता है दैट कैन, इसको एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये इसमें वर्ड यूज किया गया एजेनेटिक, तो एआई सिस्टम दैट कैन, दैट कैन ऑटोनोमस, दैट कैन ऑटोनोमसली मेक डिसीजंस, मेक डिसीजंस, टेक एक्शंस, टेक एक्शंस एंड अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, एंड अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसी को हम लोग एजेनेटिक एआई बोलते हैं। और इंडिया का फर्स्ट जो है, इंडिया फर्स्ट एजेनेटिक एआई है, उसका नाम दिया गया एआई कृति। ठीक है, एआई कृति इंडिया का पहला जो एजेनेटिक एआई है। क्लियर है? चलिए, अब जो नेक्स्ट न्यूज में रहा है वो है आपका भारत जन, भारत जन। भारत जन है क्या? तो ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल एलएलएम प्रोजेक्ट है। एलएलएम मतलब, एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। ठीक है, फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, और ये आपका पीपीपी मोड में है, पीपीपी मोड में इनिशिएट किया गया है इसको। ठीक है, और ये आपका किसके अंदर में है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो गोल्स है ये इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, सबसे पहला गोल है कि भारत सेंट्रिक, भारत सेंट्रिक, भारत सेंट्रिक एलएलएम मॉडल्स, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मतलब जो इंडियंस के हिसाब से, इंडियन जो डाइवर्सिटी, इंडिया का जो लैंग्वेज का जो डाइवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार करना, पहला ये है। और इसमें ये 22 जो आपका शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मॉडल्स। नेक्स्ट इसमें है, ये है, नेक्स्ट है आपका भारत डाटा सागर। ठीक है, भारत डाटा सागर मतलब इंडियन जो आपका जो इंडियन जो भी जो डाटा होगा जो क्रिएट किया जाएगा उसका एक डिपोजिटरी के रूप में ये काम करेगा। ठीक है, फिर है आपका मेन मेन जो है ये हो गया, और एक है आपका स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, सो एज टू स्ट्रेंथन और एम्पावर इंडियाज एआई टैलेंट पूल। ठीक है, चलिए, अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में क्या क्या स्टार्टअप या सॉरी क्या क्या प्रोग्राम या स्कीम्स लॉन्च किया गया है टू प्रोमोट या टू बूस्ट एआई इकोसिस्टम इन इंडिया, टू बूस्ट एआई इकोसिस्टम इन इंडिया। क्या क्या स्कीम्स हैं? सबसे पहला इसमें इंडिया एआई मिशन 2024 में ये आया था, एआई इंडिया एआई मिशन। ठीक है, फिर है इंडिया एआई गवर्नेंस मॉडल, इंडिया एआई गवर्नेंस, हाँ सॉरी, गवर्नेंस गाइडलाइंस। ठीक है, और ये आपका इंडिया एआई मिशन के अंडर में है ये चीज। फिर है आपका नेशनल एआई पोर्टल, सॉरी, नेशनल एआई पोर्टल। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग इंडी एआई बोलते हैं, इंडी एआई, इंडिया नेशनल एआई पोर्टल। ठीक है, फिर है एयरावत, एयरावत, ये आपको डिफेंस में भी पढ़ना है। एयरावत जो है इसमें भी देख लेते हैं एआई के रिस्पेक्ट में। इसका फुल फॉर्म है एआई रिसर्च एनालिटिक्स, एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसमिनेशन, एंड नॉलेज
डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म, ये सब जो है प्रोग्राम, ये सब है आपका सब इंडिया का जो एआई प्रोग्राम है, एआई जो इकोसिस्टम है इंडिया में, उसको बूस्ट करने के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, सिमिलरली आपका एक और है, जैसे इंडिया जो है ये मेंबर है जीएपीआई का, जीएपीआई, और जीएपीआई है क्या, तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। ठीक है, और इंडिया इसका मेंबर है। फिर अच्छा, ग्लोबल स्टेज पर क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या लिया गया है, टू बूस्ट एआई इकोसिस्टम, टू बूस्ट एआई इकोसिस्टम क्या क्या किया गया है ग्लोबल स्टेज पर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका यूरोप का एआई एक्ट, यूरोप जो है इसमें एआई एक्ट पास किया है, एआई एक्ट 2024 में ही। ठीक है, सिमिलरली ब्लैकशेड डिक्लेरेशन, इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, ब्लैकशेड डिक्लेरेशन 2023 में आया था, और ये आपका जो 28 कंट्रीज, सॉरी, प्लस यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, और फिर एक है इसी तरह आपका G7 पैक्ट ऑन एआई। ठीक है, ये G7 नेशंस द्वारा स्टार्ट किया गया 2023 में ही, तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है जो न्यूज में रहा लास्ट ईयर, ये था आपका डीप फेक से रिलेटेड। डीप फेक का मतलब है था कोई भी मॉर्फ इमेजेस या वीडियोस जो कि गलत होता है। ठीक है, उसका जो मोटिव होता है वो मैनिपुलेशन होता है और रियलिटी से अलग होता है, उसको डीप फेक बोला जाता है। तो इसके लिए यूएस ने एक लॉ पास किया है जिसका है टेक इट डाउन एक्ट, टेक इट डाउन एक्ट। किस देश ने पास किया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। ठीक है, इन ऑर्डर टू टैकल हार्मफुल डीप फेक्स ऑनलाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीप फेक से रिलेटेड। फिर है आपका, अच्छा, इंडिया में डीप फेक से रिलेटेड क्या क्या किया गया है ये जानना जरूरी है। इंडिया में क्या क्या किया गया है, इंडिया में डीप फेक से सबसे पहला तो इंडिया में सबसे पहले ये समझना कि कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है इंडिया में। ठीक है, डीप फेक से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, ये आपका इंक्लूड हो जाता है आपका डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट आया था 2023 में, उसी में ये चीज इंक्लूड किया गया है डीप फेक से बचाना, डीप फेक से प्रिवेंशन का। तो ये इसका फुल फॉर्म है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ठीक है, और ये आपका पर्सनल जो डाटा है उसको डीपफेक जो मॉर्फ जो इमेजेस या वीडियोस होता है उससे 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 बचाता है। सिमिलरली आईटी रूल्स आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2023 में, उसमें भी ये जो प्रोविजन है ये चीज आपका इनबिल्ट प्रोविजन है। ठीक है, और ऐसे स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज में था एआई से रिलेटेड, वो था बायो ईएमयू। ये किसके द्वारा लाया गया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट का बायो ईएमयू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है बायो मॉलिक्यूलर इम्यूलेटर, इम्यूलेटर, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है। ठीक है, और ये एक तरह का डीप लर्निंग सिस्टम है, और आपका ये प्रेडिक्ट करेगा जो आपका जो फुल रेंज जो है प्रोटीन का उस चीज को। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है आपका अल्फा जीनोम। ये गूगल का बहुत सारा प्रोग्राम आया है, इसको देख लीजिए, जैसे गूगल का ही है आपका अल्फा जीनोम का कॉन्सेप्ट, अल्फा जीनोम। ठीक है, ये गूगल का जो डीप माइंड है वो उसने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्टली इसलिए। फिर अल्फा अल्फा सॉरी अल्फा है अल्फा फोल्ड, ये भी गूगल का ही है डीप माइंड। और ये जो गूगल का जो डीप माइंड है ना, ये क्या है, ये एक तरह का आपका गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो है, अल्फा फोल्ड हो गया। उसी तरह है फिर आपका आयरन वुड, आयरन वुड ये क्या है, ये आपका गूगल का ही है, टीपीयू है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, टू इनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ एआई मॉडल। ठीक है, ये आपका 7th जेन टीपीयू है, टीपीयू इन द सेंस टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, टीपीयू डिजाइंड टू इनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ एआई मॉडल्स। ठीक है, ये आयरन वुड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गूगल का डीप माइंड, गूगल का। ठीक है, उसी तरह प्रोजेक्ट सन कैचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट सन कैचर, ये भी गूगल का है, और ये है आपका एआई कंप्यूटिंग इन स्पेस, एआई कंप्यूटिंग इन स्पेस, इन स्पेस। इसमें होगा क्या, ये आपका है सॉरी इन स्पेस, इसमें होगा कि आपका जो कंप्यूटेशनल जो मेथड्स है, सॉरी कंप्यूटेशनल जो प्रोसेसेस है, ये आपका सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स, सोलर पावर्ड सैटेलाइट के थ्रू होगा इन लो अर्थ ऑर्बिट, इन लो अर्थ ऑर्बिट। ये आपका प्रोजेक्ट सनकैचर, ये भी गूगल का है।
ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, एआई से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, जिसको बोला जाता है जेवॉन्स एंड सोलो पैराडॉक्स। एंड सोलो पैराडॉक्स, इसका मतलब है कि जो पहले तो ये जो जेवॉन्स है, इसका मतलब क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दैट मेक्स अ रिसोर्स cheaper or more efficient to use often leads to an increase in demand, ठीक है, डिमांड फॉर दैट रिसोर्स। ये आपका एआई के लिए भी ट्रू है, ठीक है। ये बोल रहा है, जेवॉन जो पैराडॉक्स है, ये बोल रहा है कि कोई भी रिसोर्स अगर सस्ता हो जाता है, रिसोर्स अगर आपका सस्ता हो जाता है आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण, तो उसका जो डिमांड है वो ऑफन बढ़ जाता है। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसी तरह सोलो पैराडॉक्स, सोलो पैराडॉक्स में क्या है, ये बोलता है, ये डिस्क्राइब करता है फेनोमेनन, डिस्क्राइब्स द फेनोमेनन वेयर extensive use of advanced technology does not result in an increased productivity, ठीक है। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है आपका एआई के लिए दोनों होल्ड करता है। पहला, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ है एआई का, इसके कारण इसका यूज जो है वो बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गया है, तो ये हो गया आपका जेवॉन्स। सिमिलरली सोलो के कारण, सोलो जो पैराडॉक्स है ये स्टेट करता है कि डिस्पाइट एआई बीइंग एन एडवांस टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैज इंप्रूव्ड और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपका क्योंकि ग्लोबली क्या हो रहा है, एआई को हर जगह प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए ये जेवॉन्स सोलो पैराडॉक्स न्यूज में था, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। आपका जो नेक्स्ट जो न्यूज में रहा था, ये था नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में, नोबेल प्राइज फिजिक्स इन फिजिक्स, ठीक है। ये आपका क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए मिला है, ठीक है। टनलिंग जो 2025 को जो नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में मिला है वो आपका क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए मिला है। और ये 3 लोगों को मिला है, कौन कौन है वो, एक है जॉन क्लार्क, सेकंड है माइकल एच डेवरेट, और तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनी, ठीक है। और ये क्यों मिला है, तो आपका मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ठीक है। और साथ में एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इसके लिए मिला है आपको दोनों को, सॉरी 3 लोगों को नोबेल प्राइज फिजिक्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज में था, ये आपका इंडिया का जो नेशनल क्वांटम मिशन है, इसके अंदर नेशनल क्वांटम मिशन जो है इंडिया ने जो लॉन्च किया था, इसके अंदर जो एक स्टार्टअप है जिसका नाम है, क्यू इन यू लैब्स, ठीक है। इसने इंडिया का फर्स्ट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डेवलप किया है, ठीक है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि 500 किलोमीटर का है, पहला चीज। दूसरा चीज जो इससे रिलेटेड है वो है आपका क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो ये है, ये आपका बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू इंश्योर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन
of the encryption keys used for data communication, used for data communication। ठीक है। और ये जो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका एग्जांपल है किसका, ये एग्जांपल है आपका क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या क्वांटम इंक्रिप्शन। ठीक है, एग्जांपल है। ठीक है, नेशनल, सॉरी यहाँ नेशनल है, ये NATIONAL, नेशनल क्वांटम मिशन। चलिए, ये हो गया। फिर इसी से रिलेटेड एक और नेशनल क्वांटम मिशन से रिलेटेड एक और चीज है। ठीक है, एक स्टार्टअप है, ये देख लीजिए। नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर में ही इसी से रिलेटेड एक, सॉरी इसी मिशन के अंडर में एक स्टार्टअप है जिसका नाम है QPIAI। ठीक है, QPIAI। इसने फर्स्ट क्वांटम चिप, इंडिया का ये फर्स्ट, ये आपका इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप डेवलप किया है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है QPU। ठीक है, ये इसका नाम है 25 क्यूबिट QPU। ठीक है, 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, चलिए फिर है ये न्यूज में, अच्छा एक नेक्स्ट इसमें है आपका गूगल गूगल का क्वांटम से रिलेटेड इस पर न्यूज था। गूगल का क्वांटम प्रोसेसर है जिसका नाम है विलो ने आउट परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, पीछे छोड़ दिया है, आउट परफॉर्म कर दिया किसको, द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि इसने इट अचीव्ड 13,000 मोर स्पीड ओवर द बेस्ट क्लासिकल एल्गोरिथम ऑन टॉप सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, ये इसलिए न्यूज में था। तो ये आपको जानना है कि जो विलो है ये क्या है, तो क्वांटम प्रोसेसर किसका, तो गूगल का। फिर है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है, जो नेक्स्ट न्यूज में था, ये लास्ट ईयर था, ये आपका ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI। ठीक है, ठीक है, इसमें होता क्या है, ये जैसे ब्रेन है और कंप्यूटर इन दोनों का इंटरफेस के रूप में है। तो इसमें होगा क्या, ये एक इंटरफेस है दैट रिक्वायर्स अ मेंटल पासवर्ड। ठीक है, आप सोचिएगा, अ मेंटल पासवर्ड, एक पासवर्ड बिफोर एनी थॉट्स कैन बी डिकोडेड इनटू टेक्स्ट और ऑडियो। ठीक है, और ये है क्या, ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में देख लीजिए। ये इट इनेबल्स डायरेक्ट ब्रेन टू डिवाइस कम्युनिकेशन, ट्रांसलेटिंग न्यूरल सिग्नल्स, जो ब्रेन का जो सिग्नल है न्यूरल सिग्नल्स इनटू कमांड्स। बिना टाइप किए जो आपका ब्रेन सोचेगा वो चीज आपका एज अ कमांड, वो चीज आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सिंस इट बाईपासेस मस्कुलर कंट्रोल। आपको हाथ का भी जरूरत नहीं है, मस्कुलर कंट्रोल, अलाउिंग यूजर्स टू ऑपरेट एप्लीकेशन विद थॉट अलोन। सिर्फ सोचने से ही आपका कंप्यूटर जो है, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, मस्कुलर कंट्रोल का कोई जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। फिर है ब्लाइंड साइट। ब्लाइंड साइट क्या है, तो न्यूरो लिंक इसने इम्प्लांट किया है ब्लाइंड साइट
चिप इन ह्यूमन, और ये इस तरह का जो है ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, ब्लाइंड साइट होता क्या है? तो ब्लाइंड साइट होता क्या है? तो जो ये जो ब्लाइंड साइट है, ये इसका जो मेन पर्पस है, इट एम्स टू रिस्टोर, ये एक तरह का चिप है और इसका एम है टू रिस्टोर विजन, जो आंख का रोशनी है, ठीक है, टू रिस्टोर विजन बाई बाईपासिंग, बाई बाई बाईपासिंग द रेटिना, ठीक है, जो ओरिजिनल जो आंख में जो लेंस है वो रेटिना है, इसको बाईपास करके आपका विजन को रिस्टोर रिस्टोर करने का ये काम करता है, और ये कंपनी का नाम है न्यूरालिंक, ठीक है, और ये बाईपासिंग द रेटिना एंड डायरेक्टली सिमुलेटिंग सिमुलेटिंग सॉरी सिमुलेटिंग में स्टिमुलेटिंग है, स्टिमुलेटिंग डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग द विजुअल कॉर्टेक्स, द विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूज में था जापान, जापान में 3D प्रिंटेड ट्रेन, 3D प्रिंटेड 3D प्रिंटेड ट्रेन, सॉरी, ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन इन 6 आवर्स, 6 घंटे में पूरा ट्रेन का स्टेशन बना दिया है जापान में, ठीक है, 3D प्रिंटेड। तो ये न्यूज में था। फिर है आपका, अब 3D के बाद अब आपका आ गया नया एक टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं 4D, ठीक है, 4 डायमेंशनल 4D प्रिंटिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3D प्लस टाइम, इसमें टाइम जो है ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्योंकि टाइम है इसलिए जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो स्टेशन है, उसी तरह यहाँ पर जो प्रिंटिंग होगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कैन चेंज शेप और फंक्शन ओवर टाइम इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग प्लस टाइम। नेक्स्ट है आपका न्यूज में स्टेबल कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स, ये न्यूज में इसलिए था, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसने एक लॉ पास किया है जिसका नाम है जीनियस एक्ट, ठीक है, ये स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करेगा, ये क्या करेगा, स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करेगा, जीनियस एक्ट, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, यूनाइटेड स्टेट्स ने पास किया है इसको टू रेगुलेट स्टेबल कॉइन्स, ठीक है। और स्टेबल कॉइन्स है क्या, तो एक तरह का ये क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी whose value whose value is linked to another currency, whose value is linked to another currency, commodity और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। स्टेबल कॉइन का बेस्ट एग्जांपल है आपका टीथर, ठीक है, टीथर जो कि पेग्ड है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपका यूएस डॉलर से, ठीक है। अगर यूएस डॉलर में किस तरह का वॉलेटिलिटी होगा तो ये जो टीथर जो है स्टेबल कॉइन, इसमें ये भी वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। और इंडिया में अभी तक जो है, जैसे कि अब डिप फिक्स में देखे थे हम लोग कि डिप फिक्स को अभी तक रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, उसी तरह इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एज सच कोई लॉ, स्पेसिफिक लॉ नहीं है, ठीक है। लेकिन इम्प्लिसिट है ये कॉन्सेप्ट आपका, जैसे जो ये जो आपका लॉ है कुछ कुछ, जैसे प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 है, उसमें ये इनडायरेक्टली 2003 में कुछ इस तरह का चेंजेस लाया गया था, वो इसी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। फिर है फिर है आपका कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूज में था, ये है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग, ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग, ठीक है। ये ट्विटर के जो को फाउंडर है, ट्विटर को फाउंडर ने इस चीज को बताया जिसका नाम है बिट चैट, ठीक है। और ये जो काम करता है, ये ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप है, ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप है ये, ठीक है। इसमें मैसेजिंग आप कर सकते हैं यूजिंग ब्लूटूथ ओनली, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में था प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ,
ये आपका मेटा जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। और ये जो है ये आपका वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सबसी केबल प्रोजेक्ट है जिस जो कि मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें इंडिया में जो 2 सिटी को सिलेक्ट किया गया है, पहला मुंबई, इसको कनेक्ट करेगा, सिमिलरली विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। ये आपका अंडर सी वाटर केबल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में था आपका विक्रम 3201 ये इंडिया फर्स्ट 32 बिट प्रोसेसर है, ठीक है। इंडिया का पहला 32 बिट का प्रोसेसर है विक्रम 3201, ठीक है। और इसको पीएम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च किया था सेमिकॉन इंडिया जो 2025 में हुआ था, सेमिकॉन इंडिया 2025, उसी में इसको लॉन्च किया गया था। इसी तरह एक और था, वो हम लोग न्यूज में देखेंगे, जैसे उसका नाम था वो 64 बिट का है, ठीक है, वो न्यूज में हम लोग देखेंगे, वो भी रहा था, ठीक है। अच्छा, ये जो विक्रम 3201 जो है, इसे जो माइक्रोचिप जो है इसका ये आपका एडवांस्ड वर्जन है। 16 बिट जो चिप था उसका भी नाम था विक्रम 1601, ठीक है, वो 16 बिट का था, ये है 32 बिट का। और ये मेक इन इंडिया जो है फर्स्ट टाइम 32 बिट का इस तरह का कोई प्रोसेसर बनाया है, ठीक है। और ये आपका विक्रम साराभाई, ये जो विक्रम नाम जो है ना, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, स्पेस सेंटर जो इसरो के अंदर में है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने एक 32 बिट का एक और चिप जिसका नाम है कल्पना 3201, ये भी डेवलप किया है। तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 दोनों क्या है, 32 बिट का आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। उसके बाद है जो न्यूज में रहा था वो है नेक्स्ट है आपका एसएसआई मंत्रा। ये न्यूज में क्यों था, तो इसने परफॉर्म किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्डियक हार्ट से रिलेटेड जो सर्जरी होता है, कार्डियक टेली सर्जरी, ठीक है। डिजिटली इसने क्या किया है, ये सर्जरी को कंडक्ट किया है। और जो डिस्टेंस था, जो डॉक्टर्स जो थे वो 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे जो पेशेंट था उससे। और ये पहला आपका इंडियाज इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोट सिस्टम है, ठीक है, सर्जिकल रोबोट सिस्टम है एसएसआई मंत्रा, क्लियर है। फिर है ये हो गया आपका एआई से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सेलेस्टियल बॉडीज और आपका जो ब्लैक होल जैसा जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ आ जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो न्यूज में रहा था वो है आपका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क। तो ये कहाँ, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क, ठीक है। ये आपका लीगो प्रोजेक्ट है, लीगो, ठीक है। और ये जो लीगो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, लीगो। और ये इसमें जो है ये आपका यूएसए का, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह आपका इंडिया के लिए भी है, इसी तरह का इंडिया का भी एक प्रोजेक्ट है लीगो इंडिया के नाम से, लीगो इंडिया। ये कहाँ है, ये आपका हिंगोली महाराष्ट्र में है, ठीक है। सिमिलरली जैसे इंडिया का है लीगो इंडिया महाराष्ट्र में, उसी तरह आपका इटली का भी है जिसका नाम है विर्गो। सिमिलरली जापान का भी है जिसका नाम है कागरा। तो ये सब क्या किसका नाम है, तो वेव डिटेक्शन नेटवर्क का नाम है, जो ग्रेविटेशन जो वेव्स जो है उसको जो मेजर करता है, जो डिटेक्ट करता है उसके लिए है, ठीक है। इंडिया का है लीगो इंडिया, इटली का है विर्गो और जापान का है कागरा, ठीक है। और जो जापान वाला कागरा है ये कहाँ पर है, तो ये है आपका कैमियोका माइन जो जापान में है, वहां पे सिचुएटेड है, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिनो। जो सब पार्टिकल्स जो है न्यूट्रिनो, उससे रिलेटेड है न्यूट्रिनो। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर, न्यूट्रिनो डिटेक्टर, जिसका नाम है जियान जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। जैसे न्यूट्रिनो हो गया, उसी तरह अच्छा ये जो न्यूट्रिनो है जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो जो ऑब्जर्वेटरी है, ये आपका 700 मीटर डेप्थ पर है, ठीक है, अंडरग्राउंड है ये। अच्छा ये जितना भी जो न्यूट्रिनो जो डिटेक्टर ऑब्जर्वेटरी होता है ना, ये अंडरग्राउंड ही होता है, ठीक है, ये अंडरग्राउंड ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट प्रिवेंट अदर प्रिवेंट अदर अदर इंटरफेरिंग पार्टिकल्स prevent other interfering particles to towards रिसर्च वर्क, ठीक है। अगर कोई और भी पार्टिकल अगर साथ में डिटेक्ट हो जाएगा ऑब्जर्वेटरी में, तो जो न्यूट्रिनो को जो ऑब्जर्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्टर्ब होगा, इसलिए जितना भी होता है वो आपका अंडरग्राउंड में होता है, ठीक है। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये देख लीजिए, ये जो न्यूट्रिनो जो हम जिसका बात कर रहे हैं, ये क्या होता है? इसमें मास होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मास होता है, इसमें साइज नहीं है, इसका कोई भी साइज नहीं है और चार्ज भी नहीं है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी साइज नहीं है, लेकिन इसका मास होता है, इसलिए इसको घोस्ट पार्टिकल भी बोला जाता है, घोस्ट पार्टिकल, ठीक है, घोस्ट पार्टिकल, क्लियर है। और ये जो है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल बोलेंगे, सब पार्टिकल फोटोन्स, आफ्टर फोटोन्स, ठीक है, इन द यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ये मिलता है फोटोन्स। फोटोन्स का मतलब क्या होगा? जो विजिबल लाइट का जो पार्ट है, जिसको हम लोग लाइट पार्टिकल बोलेंगे, पार्टिकल्स ऑफ लाइट पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा दिखने वाला चीज है वो है न्यूट्रिनो। अब इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ और बात है, जैसे न्यूट्रिनो के रिगार्डिंग कुछ कुछ और भी बात है, जैसे ये जो न्यूट्रिनो है इसके रिगार्डिंग कुछ और बात है, जैसे इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट as they only interact with matter via weak nuclear force and gravity, ठीक है। बहुत कम इसको जो डिटेक्ट कर पाना है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये इंटरेक्ट करेगा लेकिन बहुत वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ और ग्रेविटी के साथ डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, फीचर्स में या कैरेक्टरिस्टिक है न्यूट्रिनो का, कि ये आपका ये अनडिस्टर्ब रहता है, अनडिस्टर्ब बाय इवन मोस्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी इसमें कोई असर नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिनो के रिगार्डिंग। अच्छा न्यूट्रिनो से रिलेटेड कुछ कुछ और फैक्ट है, जैसे ये जो न्यूट्रिनो का जो डिटेक्शन है इसको लेकर, जैसे अभी हम लोग जो देखिए ये वर्ल्ड का में जो सबसे बड़ा जो न्यूट्रिनो डिटेक्टर है ये आपका जियांगमेन में है, जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जिसको जूनो है चाइना में। लेकिन चाइना के अलावा जर्मनी में भी इसमें और भी जो नेशंस है वो लोग भी कुछ कुछ इस पर काम कर रहे हैं, इंडिया में भी है। तो जर्मनी में जो है उसका नाम है कैटरीन प्रोजेक्ट, ATRIN कैटरीन प्रोजेक्ट, ठीक है, या कैटरीन एक्सपेरिमेंट, इसका पूरा नाम हो जाएगा कुछ है, ये आपका जर्मन लैंग्वेज में है, लेकिन कैटरीन एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में है, ठीक है। जर्मनी में हो गया। उसी तरह सिमिलरली आपका इंडिया में क्या है? इंडिया में है आपका बोधी वेस्ट हिल्स में, ठीक है, इसका पूरा नाम है INO, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ये कहाँ है? तो बोधी वेस्ट हिल्स कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। अच्छा इसको कंफ्यूज नहीं कर लेना है, आपका जो इससे पहले वाला जो टॉपिक था ग्रेविटेशनल वेव जो ऑब्जर्वेटरी है उससे, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो इंडिया का है, इंडिया का जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है ये है आपका हिंगोली महाराष्ट्र में, जबकि इंडिया का ही जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है ये आपका तमिलनाडु का बोधी वेस्ट हिल्स में, क्लियर है। चलिए उसी तरह आपका है
फिर है आपका चाइना का ही एक और है, चाइना का ही एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ट्राइडेंट। ठीक है, ट्राइडेंट, ट्राइडेंट प्रोजेक्ट। इसका पूरा नाम है ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ठीक है, तो यूएस का जो प्रोजेक्ट है इसी से रिलेटेड वो है ड्यून प्रोजेक्ट। ड्यून प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका न्यूट्रिनो से रिगार्डिंग। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूट्रिनो जो ये सब पार्टिकल है ये आपका यूनिवर्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में है। सबसे ज्यादा वन ऑफ द सॉरी सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर फोटॉन्स। ठीक है, दूसरा चीज कि इसमें मास होता है लेकिन साइज इसका कुछ भी नहीं है, चार्ज इसमें कुछ भी नहीं है। और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है ये है आपका चाइना में जियानमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये कहाँ है तो ये चाइना में है। ठीक है, और ये है अंडरग्राउंड है, 700 मीटर के डेप्थ पर है। फिर है आपका जो न्यूट्रिनो है ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या है, जैसे इसको बहुत डिफिकल्ट है डिटेक्ट कर पाना, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से भी ये इस पर कोई असर नहीं होता, अनडिस्टर्ब रहता है ये। ठीक है, और इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर चल रहा है, ये आपका तमिलनाडु का बोधी वेस्ट हिल्स पर। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रिनो से रिलेटेड। फिर है आपका सर्न के बारे में। ठीक है, CERN, इसका जो पूरा नाम है ये होता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न। ठीक है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, अच्छा ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अच्छा इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया भी एक मेंबर है इसका। ठीक है, इंडिया भी एक इसका पार्ट है, पहला चीज। दूसरा चीज कि इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट करता है जो इंस्टीट्यूट वो है बॉस इंस्टीट्यूट। ठीक है, बॉस इंस्टीट्यूट, ये एस्ट्रोफिजिक्स पर है, ये इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है। और ये जो बॉस इंस्टीट्यूट है ना, इसी को इस बार का 2025 का ब्रेक थ्रू प्राइज मिला है। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि ये मिलता किसके लिए है तो ये फंडामेंटल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए मिलता है। ठीक है, फंडामेंटल फिजिक्स। ठीक है, फंडामेंटल फिजिक्स के रिसर्च पर मिलता है। और ये बोस इंस्टीट्यूट को मिला क्योंकि बोस इंस्टीट्यूट जो है ये सन का पार्टिसिपेटिंग मेंबर है इंडिया की तरफ से। उसके बाद अच्छा ये जो सन जो है ये आपका यहाँ पर आपका लार्ज, ये जो सन है यहाँ पर लार्ज हेड्रन कोलाइडर है। लार्ज हेड्रन कोलाइडर ये करता क्या है, ये एक तरह का मशीन, कैसे समझ लेती कि एक मशीन है। ठीक है, जो कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसको बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करता है। ठीक है, और एक एक चीज तो ये हो गया। उसके बाद ये जो सर्न है, ठीक है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये आपका ये स्टैब्लिश क्यों किया गया था, इसको जो स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, इसका पर्पस क्या था स्टैब्लिशमेंट का, इसका पर्पस था आपका ये इसका जो पर्पस है वो है ये आपका हाई पार्टिकल। ठीक है, हाई एनर्जी पार्टिकल, सॉरी हाई एनर्जी पार्टिकल रिसर्च के लिए है। हाई एनर्जी पार्टिकल रिसर्च। ठीक है, इसके लिए है आपका सर्न का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और ये है कहाँ तो फ्रांसो मतलब फ्रैंको स्विस बॉर्डर। ठीक है, फ्रैंको स्विस बॉर्डर में, और इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि सर्न ने इस चीज का कंफर्म किया है कि हिग्स बोसन जो है, हिग्स बोसन, हिग्स बोसन जिसको कि हम लोग गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गॉड पार्टिकल इसका एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस को ये सर्न का जो रिसर्च है ये कंफर्म करता है। ठीक है, अच्छा हिग्स बोसन ये गॉड पार्टिकल है क्या, तो ये एक तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल दैट वाज फर्स्ट राइज्ड बाय फिजिसिस्ट पीटर हिग्स।
ठीक है। ये वन ऑफ द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका कि कॉन्सेप्ट आया था सब एस्ट्रोफिजिक्स में। ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, ये है क्या, तो ये आपका अच्छा, ये जो सी है CERN में जो HLC है, ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जैसा भी हम इसको बताएं, ये करता क्या है, तो इसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, दो बहुत पावरफुल मैग्नेट लगा हुआ है। ठीक है, और इसी के बीच में पार्टिकल को क्या किया जाता है, एक्सेलरेट करवाया जाता है, बहुत हाई स्पीड में एक्सेलरेट। ठीक है, बहुत हाई स्पीड में एक्सेलरेट करवाया जाता है। और जब ये एक्सेलरेट करता है, अच्छा, जो उसका स्पीड होता है ये नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से उसको एक्सेलरेट करवाया जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण की जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसका क्या होता है, रिलीज होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका सन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है। हाँ, एक टॉपिक था न्यूज में, जो जिसको बोला जाता है फास्ट रेडियो बर्स्ट। फास्ट रेडियो बर्स्ट। ये है क्या, फास्ट रेडियो बर्स्ट, ये आर ब्लास्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in the form of radio waves, in the form of radio waves usually emanating from galaxies beyond मिल्की वे। ठीक है, हम लोग जिसमें हैं, हम लोग जिसका पार्ट है, अर्थ जिसका पार्ट है, वो मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी के अदर देन और भी बहुत सारे गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल कर आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट का। अब हम लोग आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पर, और अब नेक्स्ट जो है इसमें टॉपिक आपका वो है निसार के बारे में। ठीक है, ये बहुत न्यूज में रहा है निसार। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का एग्जाम के लिए, क्यों, क्योंकि अच्छा, ये निसार का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले नासा, इसरो, नासा और इसरो दोनों मिलकर, नासा हो गया यूएस का और इसरो हो गया आपका इंडिया का, दोनों का जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, नासा और इसरो दोनों मिलकर इसको डेवलप किया है। और नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, सिंथेटिक एपर्चर रडार पूरा इसका फुल फॉर्म है नासा निसार का। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है अभी, और सक्सेसफुल ये रहा है, इसको लॉन्च किया गया है जुलाई 2025 में, इसलिए ये बहुत न्यूज में है। ठीक है, और ये जो इसका अपर्चर है ना, अपर्चर का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये जो आपका रडार का जो फ्रंट फेस जो है इसको अपर्चर बोला जाता है, ये इस तरह का रडार होता है। ठीक है, इस तरह का रडार सिस्टम है, तो इसको ये आपका लाइट को डिटेक्ट, सॉरी, रेडिएशन को, आपका वेव्स को डिटेक्ट करता है। तो ये जो है आपका जो इसका अपर्चर है निसार का, ये आपका 12 मीटर का है, 12 मीटर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ठीक है, इसका 12 मीटर डायमीटर है एंटीना का। अच्छा, अब एक चीज और देख लेते हैं कि इसका जो यूज है निसार का, ये है क्या, या निसार ये जो मिशन है, ये जो लॉन्च है इसका, इसके बारे में रिगार्डिंग कुछ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला है कि ये माइक्रोवेव, माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन है। ठीक है, इमेजिंग मिशन है। ठीक है, टू एक्वायर फुल्ली पोलारीमेट्रिक एंड इंटरफेरोमेट्रिक डेटा। ठीक है, दूसरा है वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू इंटीग्रेट बोथ एल बैंड एंड एस बैंड, एल बैंड एंड एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर, सिंथेटिक अपर्चर। ठीक है, मतलब वर्ल्ड का ये पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसमें कि दोनों आपका एल बैंड भी है और एस बैंड भी है। ये जो बैंड है ना, ये अलग अलग आपका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको कैच करने में, सॉरी, अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैच करने के लिए अलग अलग बनाया जाता है। ठीक है, एल बैंड और एस बैंड। ठीक है, और ये जो एल बैंड है, ये देखिए, ये जो एल बैंड है ना, इसका जो टेक्नोलॉजी है ये नासा की तरफ से आया है।
ठीक है, इसको बनाया जो है, इसमें जो इंटीग्रेट किया है एल बैंड, ये आपका नासा का है, और ये जो एस बैंड है ये आपका इसरो का है। ठीक है, एस बैंड जो है आपका इसरो का है। फिर है इसमें अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये जो वुडी बायोमास, ठीक है, बायोमास या फॉरेस्ट कवर को भी मेजर कर सकता है, और उसमें जो चेंजेस हो रहा है उसको भी मेजर कर सकता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज वेटलैंड, वेटलैंड एक्सटेंट, और उसमें जो चेंजेस हो रहा है उसको भी कवर करेगा। ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आइस शीट्स जो है उसको भी कवर, सॉरी, उसमें जो चेंज हो रहा है उसको भी कवर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डूम्सडे ग्लेशियर, ठीक है, डूम्स डे ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा न्यूज में रहता है, और ये कहाँ है तो अंटार्कटिका में है। ठीक है, अंटार्कटिका में। और ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये पिघल जाएगा ये ग्लेशियर, तो जो जो ग्लोबल सी लेवल जो है वो मोर देन 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ग्लोबल। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स है, ठीक है, और ये पिघल रहा है, इसलिए कंसर्न है। और आपका जो लैंड सरफेस जो डिफॉर्मेशन होता है, लैंड सरफेस डिफॉर्मेशन, जैसे मान लेते हैं कहीं लैंडस्लाइड आया तो उसके कारण क्या चेंजेस आया उस एरिया में, किसी एरिया में लैंडस्लाइड हुआ या कहीं अर्थक्वेक हुआ या फिर वोल्केनिक इरप्शन कहीं हुआ, तो ये चीज को भी मेजर कर सकता है या ऊपर से ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, और इसको जो लॉन्च किया गया है ये इंडिया से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये इसको इंडिया से लॉन्च किया गया है। कहां से? तो आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा। और जो इसका लॉन्च व्हीकल है वो है आपका जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी F-16। ठीक है, ये है आपका लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। और ये जो ऑर्बिट करेगा, ये है आपका सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। और जो इसका टाइम पीरियड है, जो लाइफ है इसका 5 साल के लिए है, 5 years का है। और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिए। सबसे पहला कि ये जो निसार जो सैटेलाइट है, ठीक है, सॉरी, ये जो निसार जो सैटेलाइट है ये आपका नासा और इसरो दोनों का है, कंबाइंड है एफर्ट। और ये क्या है, एक तरह का सिंथेटिक एपर्चर रडार है, और जो रडार का एपर्चर है जो वो 12 मीटर के अबाउट है। और यूएस और इंडिया दोनों का कोलैबोरेशन है, लॉन्च किया गया है 25 जुलाई 2025 को। जो मिशन है ये क्या करेगा, आपका माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन है, और अर्थ वर्ल्ड का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसमें एल बैंड भी है और एस बैंड भी है। एल बैंड जो बनाया गया है ये नासा ने बनाया है, और एस बैंड जो है ये इसरो की तरफ से डेवलप किया गया है, और दोनों को इंटीग्रेट किया गया है इस सैटेलाइट में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपका मेजर करेगा जो वुडी बायोमास है, मतलब फॉरेस्ट कवर, उसके बाद वेटलैंड कवर, ग्लेशियर कवर, लैंड सरफेस में अगर किसी तरह का चेंज हो रहा है तो उसको भी कवर करेगा। फिर है आपका कि इसको लॉन्च किया गया है जीएसएलवी F-16 से, और कहां से, तो श्रीहरिकोटा से। ठीक है, और सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा, सॉरी रिवॉल्व करेगा, और इसका जो लाइफ है, सॉरी रोटेट करेगा, और जो इसका लाइफ है ये आपका 5 years है। ठीक है, ये सारा आपका इससे रिलेटेड है, निसार से। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, ये है आपका गगनयान मिशन। ये न्यूज में क्यों है, गगनयान गगनयान मिशन, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि एयर ड्रॉप टेस्ट, ठीक है, एयर ड्रॉप टेस्ट इसरो के द्वारा किया गया है, और ये सक्सेसफुल रहा, एयर ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, इसरो ने किया है और ये सक्सेसफुल। अच्छा, गगनयान है क्या, तो ये इंडिया का, मतलब इसरो का, ये आपका मैंड मिशन है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट के लिए है। ठीक है, ये लो अर्थ ऑर्बिट के लिए है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट मतलब अबाउट 400 किलोमीटर फ्रॉम सी सरफेस, पहला चीज। दूसरा चीज, अच्छा, थर्ड चीज है कि इसमें 3 मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स।
ठीक है। तो इनको अगर किसी तरह का अबॉर्ट करना है, या मतलब मिशन से अगर किसी तरह का कुछ अगर अनफॉर्चुनेट हो जाता है, तो उससे रेस्क्यू करने के लिए ये टेस्ट किया गया है, और ये सक्सेसफुल रहा है। इसको एयर ड्रॉप टेस्ट बोला जाता है। ठीक है। और इसको जो लॉन्च किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो लॉन्च किया जाएगा, ये है आपका LVM-3 से। ठीक है। इसको GSLV बोलते हैं, GSLV MK3, GSLV MK3। और ये जो है, ये आपका 3 स्टेज रॉकेट है, जिसमें कि शुरू का ऊपर का जो, सॉरी, जो नीचे का जो 2 स्टेज है, ये आपका लिक्विड प्रोपेलेंट है, सॉरी सॉरी सॉलिड प्रोपेलेंट है। वेर एज जो लास्ट स्टेज जो होता है, 3rd स्टेज, ये है आपका क्रायोजेनिक। ठीक है, क्रायोजेनिक। अच्छा, GSLV जो है, ये वन ऑफ द इंडिया का जो है अभी तक का सबसे हैवीएस्ट जो लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च जो व्हीकल है, ये वन ऑफ द हेवीएस्ट है अभी तक का, इंडियाज हेवीएस्ट। ठीक है। और ये 10 टन, 10 टन का सैटेलाइट को कैरी कर सकता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। क्लियर है। सिमिलरली 4 टन का जो सैटेलाइट है, इसको ये कैरी कर सकता है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब 36,000 मीटर। ठीक है। चलिए, सॉरी 36,000 किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और है कि इसमें फर्स्ट जो टेस्टिंग जो इसमें होगा ना, फर्स्ट जो इसका टेस्टिंग होगा, इस गगनयान मिशन का जो फर्स्ट, ठीक है, इसका जो फर्स्ट टेस्टिंग होगा, ये ह्यूमन नहीं होगा, ये AI पावर्ड होगा, AI पावर्ड ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड मतलब एक रोबोट से होगा, जिसका नाम व्योममित्र है। ठीक है, जिसका नाम व्योममित्र है। ठीक है, फीमेल रोबोट है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज, इंडिया ऐसा करने वाला 4th नेशन हो जाएगा, इंडिया ऐसा करने वाला 4th नेशन हो जाएगा। सबसे पहले US है, अच्छा इससे पहले US है, रशिया है, और चाइना है, और इंडिया जो हो जाएगा ये 4th हो जाएगा ऐसा करने वाला। चाइना भी अपना अच्छा, ये सब जो भी किया जा रहा है, इसका जो अल्टीमेट पर्पस है, ये आपका इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है। चलिए, उसके बाद है न्यूज में जो था स्पेस से रिलेटेड, ये है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन। ठीक है। और इसको भी अच्छा, आदित्य जो L1 जो मिशन है, ये आपका सन का जो कोरोना कोरोना वाला जो एरिया है, जो कोरोना, कोरोना का मतलब कोरोना हो गया, फोटोस्फीयर हो गया, इसको स्टडी करने के लिए इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। और ये L1 जो एरिया है, जिसको लैग्रेंजियन 1 एरिया बोला जाता है, वहां पर इसको आदित्य L1 को क्या किया गया है, सिचुएट किया गया है। ठीक है। फिर है आपका और ये स्टडी करेगा किसको, तो कोरोनल मास इजेक्शंस को, कोरोनल मास इजेक्शंस फ्रॉम सन। ठीक है। जैसे इंडिया का आपका आदित्य L1 है, उसी तरह आपका जापान का है सन को स्टडी करने के लिए हिनोतोरी, हिनोतोरी। ठीक है। एस्ट्रो ए मिशन, सोलर मिशन है। ठीक है, एस्ट्रो एस्ट्रो ए मिशन या हिनोतोरी मिशन। उसी तरह यूएस का है आपका पार्कर सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है। और ये जो पार्कर सोलर प्रोब है ना, ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू फ्लाई नियर अबाउट, या टू फ्लाई थ्रू सन्स कोरोना। और ये कोरोना क्या है, ये आपका अपर एटमोस्फेयर है सन का, अपर एटमोस्फियर है। ठीक है। इसी तरह आपका यूएस का और यूरोपियन यूनियन का, दोनों का मिलकर, यूएस का हो गया नासा, और यूरोपियन यूनियन का हो गया आपका ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन दोनों का ज्वाइंट एक है आपका मिशन, जिसका नाम है सोहो मिशन, SOHO मिशन, सोहो मिशन। इसका पूरा नाम है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक स्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ये सारा हो गया आपका सन का को स्टडी करने के लिए मिशन। चलिए, नेक्स्ट हम न्यूज में
जो था वो था आपका स्पेडेक्स मिशन, स्पेडेक्स मिशन, ठीक है। तो ये स्पेडेक्स है क्या? तो ये आपका एक तरह का डॉकिंग मिशन है, ठीक है, डॉकिंग डेमोन्स्ट्रेशन, डॉकिंग मिशन है, सैटेलाइट डॉकिंग, सैटेलाइट डॉकिंग मिशन, ठीक है, सॉरी। और ये जो है इसमें आपको इस मिशन के अंदर में जैसे दो सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट ये है और एक सैटेलाइट मान लेते हैं ये, इन दोनों को अगर स्पेस में, क्योंकि दोनों सैटेलाइट मूव कर रहा है स्पेस में और दोनों को डॉक करना है, मतलब दोनों को अगर एक दूसरे से जोड़ना है, तो जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वही टेक्नोलॉजी इसमें है आपका, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पेडेक्स मिशन। इसी मिशन के अंदर में इन दोनों जो स्पेस है और दोनों का स्पीड समझ के आप देखिए, जो स्पेस में दोनों बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है, सॉरी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड जो इन इंटरस्टेट, सॉरी इन स्पेस। तो इन दोनों को डॉक करवाना है अगर सक्सेसफुली, तो इसी चीज को इलस्ट्रेट या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये मिशन है स्पेडेक्स मिशन, क्लियर है। तो जैसे अगर ये पहले है और इसको इस पर अगर डॉक करना है तो ये है आपका टारगेट, ठीक है, और ये है इसको बोलेंगे हम लोग चेजर, ठीक है, ये इसको चेज कर रहा है, दोनों को डॉक करना है एक दूसरे से। और इसका जो अल्टीमेट पर्पस है ये भी आपका क्या है, इंडियाज इंडियाज जो भारत अंतरिक्ष, इंडियाज या हाँ जो भारत अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष मिशन, सॉरी इंडियाज इंडियाज अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो इंडिया का अपना जो सॉरी जो भारत का अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन जो बनेगा, उसके लिए बहुत सारा आपको सैटेलाइट को इसी तरह डॉक करना है या डीडॉक करना होगा एक दूसरे से। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा इंडिया करने वाला फोर्थ नेशन है। इससे पहले यूएस कर चुका है, रशिया कर चुका है, चाइना कर चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है आपका फिर नेक्स्ट आपका चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। और चंद्रयान 3 मिशन ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि इसमें एक पेलोड है, मतलब इस मिशन के साथ एक पेलोड या एक ऑब्जर्व एक टेक्नोलॉजी को सेंड किया गया था जिसका नाम था चेस्ट, CHASSTE, चेस्ट, ठीक है। इसका पूरा नाम है चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के तहत क्या किया गया है कि फर्स्ट टाइम ये सॉइल को, जो ल्यूनर जो सॉइल है, ल्यूनर सॉइल को क्या किया है, प्रॉब किया है, क्या चीज के लिए, हीट से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ल्यूनर सॉइल का, जो मून का जो सॉइल है उसको क्या किया गया है, इसमें स्टडी किया गया है। तो ये इस तरह का पहला आपका एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट मिशन है, ठीक है। अच्छा, चंद्रयान 3 मिशन इतना इसको लेकर क्यों ये इंपॉर्टेंट है और ये थ्रू वर्ल्ड वाइड ये इतना फेमस इसलिए हुआ था कि ये फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है आपका साउथ पोल पे, ठीक है, ल्यूनर साउथ पोल पर। इससे पहले किसी भी देश या किसी भी मिशन में कोई भी देश साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया है, हार्ड लैंडिंग किया है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है बहुत आसानी से आराम से जो लैंडर है वो सरफेस पर उतर जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट होता है हार्ड लैंडिंग, जो बहुत स्पीड से जाकर टकरा जाएगा, उसको बोलते हैं हार्ड लैंडिंग, ठीक है। इंडिया जब ये लॉन्च किया था चंद्रयान 3 मिशन, इसका जस्ट बाद जापान भी लॉन्च किया था अपना एक मिशन जो कि फेलियर रहा था, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसका और इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड और है, जहां पर ये सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था ना, वो जो साइट था उसका नाम दिया गया है शिव शक्ति, शिव शक्ति, ये जो लैंडिंग साइट था उसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लैंड ये कर गया, उसके बाद रोवर था जो रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान, प्रज्ञान इसने मून के सरफेस पर क्या किया था, रोल आउट किया था, चला था ये, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रज्ञान रोवर। और ऐसा इंडिया करने वाला ये भी फोर्थ है, ठीक है। और इसके बाद फिर जापान भेजा, बाद में फिर से इसने भेजा और ये सक्सेसफुल रहा जापान, ठीक है। और इसको जो लॉन्च किया गया था ये भी आपका GSLV, जितना भी हेवी सैटेलाइट होता है वो इसी से लॉन्च किया जाता है, MK3, GSLV MK3, क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो न्यूज में था, ये आपका ग्रेल मिशन नासा का है,
ग्रेल मिशन, ग्रेल मिशन, नासा का है ग्रेल मिशन। ये है क्या ग्रेल मिशन? तो ग्रेल का फुल फॉर्म है आपका ग्रेविटी रिकवरी, ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, ठीक है। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। और इसका मेन पर्पस जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था डिटेल्ड मैप ऑफ, डिटेल्ड मैप ऑफ मून्स ग्रेविटी, मून्स ग्रेविटी। मून में जो ग्रेविटी है ये कितना है? अर्थ के कंपेरिजन में 1/6 है, ठीक है। तो उसी पर डिटेल स्टडी करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है नासा द्वारा, ग्रेल मिशन, ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, ठीक है। और ये जो है ये आपका सब पार्ट है किसका? तो नासा का ही एक डिस्कवरी प्रोग्राम है, ठीक है। नासा का ये डिस्कवरी प्रोग्राम है, उसी के अंदर में ये ग्रेल मिशन है, डिस्कवरी प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। ये हो गया इससे रिलेटेड सारा फैक्ट। फिर आ जाते हैं हम लोग एक्जिम 4 मिशन पर। एक्जिम 4 मिशन, एक्जिम 4 मिशन, ये न्यूज में क्यों रहा? इसको तो न्यूज में होना ही था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या था इसमें, इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है, जो ग्रुप कैप्टन थे शुभांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु शुक्ला, ये इंडिया की तरफ से, ये ग्रुप कैप्टन थे और ये इंडिया की तरफ से एज एन एस्ट्रोनॉट, इंडियन एस्ट्रोनॉट, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई एक देश का नहीं है, इसमें बहुत सारे नेशंस का पार्टिसिपेशन है, जैसे यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है, ठीक है, जापान है, इस तरह से ये सब सारा देश इसमें इन्वॉल्व है। तो इन सभी देशों का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इस पर ये गए थे। और एग्जाम 4 मिशन में टोटल 3 एस्ट्रोनॉट गए थे, उनमें से एक थे शुभांशु शुक्ला, ठीक है। और जो दो जो थे, और जो 2 लोग थे वो थे आपके, एक थे पोलैंड के और एक हंगरी के, ठीक है, एक थे पोलैंड से और एक हंगरी से। और ये जो तीनों लोग थे, जो इंडिया से जो शुभांशु शुक्ला थे, जो पोलैंड से एस्ट्रोनॉट और जो हंगरी से, इन तीनों का ये फर्स्ट टाइम था, ठीक है। इन तीनों देश का भी ये फर्स्ट टाइम था, क्यों? क्योंकि इंडिया से इससे पहले राकेश शर्मा, राकेश शर्मा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वो नहीं गए थे, स्पेस पर गए थे, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला फर्स्ट हैं। राकेश शर्मा स्पेस में गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये नहीं गए थे, ठीक है। और राकेश शर्मा कब गए थे? तो 1984 में गए थे, ठीक है। और ये हो गया। अच्छा, ये जो एक्जिम 4 मिशन जो है, ये इसको जो लॉन्च किया गया था, ये आपका स्पेसएक्स, स्पेसएक्स जो इलॉन मस्क का जो है, स्पेसएक्स कंपनी जो है, स्पेस कंपनी, स्पेस की जो कंपनी स्पेसएक्स, इसके इसका जो फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल है, इससे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जिस जिस बॉडी या जिस कैप्सूल के अंदर वो लोग थे, उस कैप्सूल का नाम था स्पेसएक्स, स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। ये कैप्सूल का नाम जिसके अंदर वो लोग थे, क्लियर है। तो ये सारा हो गया आपका एक्जिम 4 मिशन से। अच्छा, इस मिशन में जो ग्रुप कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला थे, उनके द्वारा क्या क्या रिसर्च किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला रिसर्च इन्होंने किया क्रॉप के ग्रोथ को लेकर, ठीक है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट, जो क्रॉप का जो ग्रोथ होता है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, माइक्रोग्रेविटी का, इसको। अच्छा, यूपीएससी जो है ये आपका 2025 का जो प्रीलिम्स था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो माइक्रोग्रेविटी का क्या असर होगा क्रॉप के ग्रोथ पर, इसके लिए 6 सीड्स को पर रिसर्च किया गया था उनसे, उनके द्वारा, ठीक है। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्यों इंपॉर्टेंट था इसके लिए? इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि फ्यूचर कोई भी अगर आप स्पेसक्राफ्ट पर अगर आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो आपको फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, जिसको जो साइनोबैक्टीरिया जो है ये फोटोसिंथेसाइज कर सकता है और ये एक तरह का एक्वेटिक बैक्टीरिया है, तो इसका सस्टेनेंस पर आपको रिसर्च करना जरूरी है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया। सिमिलरली स्पेस पर माइक्रो एल्गी का क्या कॉन्सेप्ट है, माइक्रो एल्गी सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इस पर रिसर्च। सिमिलरली मायोजेनेसिस, मायोजेनेसिस का मतलब होता है इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन मसल, स्केलेटन, स्केलेटन अमंग अदर्स, ठीक है। मतलब जो माइक्रोग्रेविटी है उसका क्या असर होगा बॉडी पर, ये चीज को स्टडी करना है, जिसको मायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया अपना। फिर है
आपका एक्सियम 4 मिशन कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग ठीक है, ये आपका इंडिया का या इसरो का एक कॉमर्शियल आर्म है, जो कि इंडिया का जो लॉन्च है, इसरो का जो लॉन्च है, इसको कॉमर्शियलाइज करने के लिए एक एक बॉडी बनाया गया था, जिसको कि इन स्पेस बोला जाता है, इन स्पेस। ठीक है, ठीक है। और इसके द्वारा एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है पिक्सल इंडिया, पिक्सल स्पेस इंडिया, एक स्टार्टअप है इंडिया का, और ये आपका स्पेस रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देती है, पिक्सल स्पेस इंडिया। इसको इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इन स्पेस से, टू बिल्ड टू बिल्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस, इंडिया का प्योरली अपना इंडिजीनियस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, पीपीपी मॉडल पर। क्लियर है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है पिक्सल स्पेस इंडिया। क्लियर है? उसी तरह आपका ध्रुव जो है, ध्रुव, ये भी एक स्टार्टअप है, ध्रुव स्पेस नाम की एक कंपनी है। इसको मिला है आपका लीप 1 मिशन के लिए, लीप 1 मिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ना, ये एक तरह का कॉन्स्टलेशन को डेवलप करने का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। इस कॉन्स्टलेशन में टोटल 12 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, पीपीपी मॉडल में, जिसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है पिक्सल स्पेस इंडिया को। और इसमें से पहला सैटेलाइट को तो लॉन्च कर दिया गया, और ये जो है, ये आपका 5 ईयर के लिए इसको 5 ईयर के अंदर सभी को, जो 12 सैटेलाइट है, इसको लॉन्च कर देना है। ठीक है, और ये जो 12 सैटेलाइट है, ये स्पेस में 4 साल तक रहेंगे। ठीक है, और स्टडी करेंगे, अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। चलिए, नेक्स्ट है अर्थ पोलर ऑर्बिट, अर्थ का जो पोलर ऑर्बिट है, इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो फ्रेम 2 नाम का, ठीक है, फ्रेम 2 मिशन, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है, फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया गया है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑफ स्पेसएक्स का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है उससे। ठीक है, फ्रेम 2 मिशन। और ये फ्रेम 2 मिशन है क्या? तो इसमें, ठीक है, ये आपका जो फ्रेम 2 मिशन जो है, ये ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये आपका फर्स्ट एक्सरे स्पेस, फर्स्ट एक्सरे इन स्पेस, और दूसरा चीज मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम कल्टीवेशन को इंश्योर करेगा, या इस पर रिसर्च होगा इन माइक्रोग्रेविटी, कि माइक्रोग्रेविटी में मशरूम कल्टीवेट हो पाएगा या नहीं, इस चीज को देखेगा। ठीक है, और पोलर ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? ये हो गया आपका अर्थ, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। तो ये जो ऑर्बिट होगा ना, ये इस तरह का ऑर्बिट होगा। ठीक है, ये इस तरह से गोल घूमेगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ऐसे। वेयर जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है वो इस तरह से होता है, ये इस तरह से घूमता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। वेयर जो पोलर ऑर्बिट है, ये आपका नॉर्थ पोल टू साउथ पोल घूमता है। क्लियर है? चलिए, और ये जो पोलर ऑर्बिट्स होता है, ये जो है पोलर ऑर्बिट जो है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज होता है आपका वेदर को देखने के लिए, वेदर को एनालाइज करने के लिए, मैपिंग के लिए, और स्पाइस जो सैटेलाइट होता है। ठीक है, इन सब सेक्टर्स में जो सैटेलाइट का जो डिप्लॉयमेंट होता है वो पोलर ऑर्बिट में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेम 2 मिशन के बारे में। फिर है फिर है कुछ कुछ और मिशन है, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक है आपका एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट, ये इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी मिशन है, एस्ट्रोनॉमी
मिशन है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड है। तो सेलेस्टियल बॉडीज का जो स्टडी है इससे रिलेटेड है आपका एस्ट्रोसैट। ठीक है, और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज का जो स्टडी होगा ये अक्रॉस अलग अलग जो रेडिएशंस है उससे होगा, जैसे एक्सरे के थ्रू चेक किया जाएगा, यूवी रेज के थ्रू देखा जाएगा, स्टडी किया जाएगा। ठीक है, और ऑप्टिकल वेवलेंथ, इन सब अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ है इन सब अलग अलग वेवलेंथ से देखा जाएगा, सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, और ये इंडिया का इस तरह का पहला एस्ट्रोनॉमी मिशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर है उसी तरह इसरो का एक और मिशन है, इसरो का एक और मिशन है जिसका नाम है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट, इसका पूरा नाम है एक्सरे पोलैरीमीटर, पोलैरीमीटर सैटेलाइट, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मेजर करेगा एक्सरे एमिशन, ये मेजर करेगा एक्सरे एमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी हेवनली बॉडीज है स्पेस में, सेलेस्टियल बॉडीज जो भी है उसमें से जो एक्सरे का जो एमिशन होता है उस चीज को स्टडी करेगा। ठीक है, आपका ये एक्सपोसैट। और सेलेस्टियल बॉडीज में ही आपका आ जाता है ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट, ब्लैक होल। तो इससे भी अगर किसी तरह का एक्सरे रेडिएशन आता है तो उसको भी देखेगा। सिमिलरली न्यूट्रॉन स्टार्स इसको भी स्टडी करेगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है लूसी मिशन। लूसी मिशन ये आपका नासा का है। ठीक है, और ये स्टडी करेगा जुपिटर का जो एस्ट्रॉयड है, जुपिटर के नियर अबाउट एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम ट्रोजन है। ठीक है, इसको स्टडी करेगा। इसके लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। सिमिलरली तियानवेन, तियानवेन 2 प्रोब, ये चाइना का है तियानवेन। ठीक है, ये भी एस्ट्रॉयड को स्टडी करेगा, एस्ट्रॉयड के लिए है। सिमिलरली बायोमास मिशन, बायोमास मिशन ये आपका यूरोपियन यूनियन का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, और बायोमास हो गया मतलब आपका जो फॉरेस्ट एरिया है ग्लोबली इसको मेजर करेगा या इस पर स्टडी करेगा। ठीक है, फिर आपका चंद्रयान 5, ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 5। ये दोनों है इसमें, ये आपका इसमें जापान और इंडिया दोनों, जापान और इंडिया दोनों मिलकर चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करेगा। अच्छा, इसी का दूसरा नाम ल्यूपेक्स भी है। ठीक है, चंद्रयान 5 का ही दूसरा नाम ल्यूपेक्स है, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, चलिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।